आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भाई हमारे एक और वीडियो में। तो आज के वीडियो में भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं नोड जेएस में इवेंट लूप के बारे में। ठीक है। इवेंट लूप अगर आपको नहीं पता है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप नोड जेएस डेवलपर बनना चाहते हैं तो। ठीक है। हर इंटरव्यू में या हर जगह कहीं भी आप जाएंगे टेक्निकल के लिए ज़रूर पूछा जाएगा कि इवेंट लूप क्या होता है। अब बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल है। अगर आपने एक बार अंडरस्टैंड कर लिया कि इवेंट लूप होता क्या है, नोड जेएस आपके लिए भाई ऐसे हो जाएगा। ठीक है, एकदम आप मास्टर हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है इवेंट लूप, और जानते हैं भाई बेसिक से लेके पूरा फुल एडवांस तक कि इवेंट लूप का क्या रोल होता है नोड जेएस के अंदर। इवेंट लूप, इसका जो नाम है आप इसे समझ सकते हैं कि इवेंट इवेंट मतलब कि क्या। इवेंट मतलब जैसे कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है, लाइक रियल टाइम में कोई इवेंट आता है या फिर किसी तरीके का कॉल, आप कॉल बैक कॉल करते हो, या फिर कोई टाइमर चलता है, कोई प्रॉमिस एग्जीक्यूट होता है। जो भी ये चीज़ें होती हैं ये सभी एक तरीके का एक इवेंट है। ठीक है, जो होता है नोड जेएस में बाद में। मतलब जब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग तो उसमें कैसे ये होता है कि वेट नहीं करता है सर्वर और प्रोसेस हो जा होता है जब भी उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब एक इवेंट हैपन होता है अपने आप ऑटोमेटिक। इवेंट लूप, लूप मतलब कि कुछ लूप में है, मतलब कुछ एक तरीके से बार बार रिपीट कर रहा है अपने आप को। ठीक है, तो इवेंट लूप मतलब होने वाला कोई इवेंट जो ऑटोमेटिक खुद को रिपीट करता है। तो इसका जो नाम है बिल्कुल आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या हो सकता है। ठीक है, जो इवेंट लूप है भाई नोड जेएस में, ये नोड जेएस का भाई बैकबोन है। ठीक है, इसके बिना नोड जेएस का कोई वजूद नहीं है। इसके बिना नोड जेएस कहीं भी कोई भी तरीके की स्केल नहीं कर सकता है। ठीक है, इवेंट लूप की वजह से ही आप लोग मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट नोड जेएस में सर्व कर सकते हो। ठीक है, तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि इवेंट लूप जो है नोड जेएस में क्या करता है। ये जो है नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट जो भी ऑपरेशन होता है उनको हैंडल करता है। ठीक है, नॉन ब्लॉकिंग मतलब जो भी नेटवर्क रिलेटेड, डिस्क रिलेटेड, जो भी आप ऐसे एक्शन करते हो जो कि बहुत हाई सीपीयू एक्सटेंसिव वर्क होता है। ठीक है, वो चीज़ें जो होती हैं इवेंट लूप उनको हैंडल करता है ताकि आपका जो सिंगल थ्रेड है वो ब्लॉक ना हो। क्योंकि नोड जेएस आप इमेजिन करिए कि एक साथ कैसे मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट को सर्व कर सकता है, बताइए। क्योंकि ये तो सिंगल थ्रेड होता है, जैसे जावा पाइथन वगैरह की तरह मल्टी थ्रेडिंग वगैरह इसमें नहीं होता है। यहाँ पे थ्रेड एक ही है, तो ये किस तरीके से खुद को सर्व करता है। तो यही जो इवेंट लूप है इसी की मदद से भाई नोड जेएस जो है बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होता है और इतनी सारी रिक्वेस्ट एक साथ सर्व कर सकता है सिंगल थ्रेड पे कंकरेंसी मेंटेन करते हुए। ठीक है, तो ये है इसका मेन यूज़ जो नोड जेएस को पावर देती है। ठीक है, तो हम लोग एक देखते हैं रियल टाइम एग्जांपल की, बेसिकली रियल टाइम एग्जांपल में किस तरीके से इवेंट लूप वर्क करता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट के अंदर हो। ठीक है, ये आपका रेस्टोरेंट हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे लोग आएंगे जो पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे। ये एक पिज़्ज़ा का रेस्टोरेंट है। ठीक है, जहाँ पे भाई हमारा एक शेफ़ बैठा हुआ है। ठीक है, शेफ़ समझ सकते हैं, ये है, ये शेफ़ है। ठीक है, तो ये शेफ़ है। अब ये क्या करेगा, इसके पास एक ऑर्डर आया। ठीक है, ऑर्डर आया बाहर से, ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर आया कि भाई मुझे एक पिज़्ज़ा चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट कर देगा, फिर उसको वेक करने के लिए रख देगा, मतलब जैसे भी पिज़्ज़ा बनता है। फिर उसके पास दूसरा ऑर्डर आया, तो अब वो क्या करेगा, ऐसा थोड़ी है कि वो वेट करेगा कि पहले एक पिज़्ज़ा पूरा बन जाए, फिर उसके बाद दूसरा पिज़्ज़ा वो स्टार्ट करेगा। फिर तीसरा पिज़्ज़ा का रिक्वेस्ट आया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वेट करेगा कि पहला कंप्लीट हो, फिर दूसरा, तीसरा। अगर एक पिज़्ज़ा बनाने में 10 मिनट लगता है तो इस तरह से 3 पिज़्ज़ा बनाने में उसको 30 मिनट लगेगा। ठीक है, तो 21 तरीके से फिर इनका चल पाएगा बिजनेस। ठीक है,
तो सेफ जो है सिर्फ ये नहीं करता है, सेफ वर्क करता है इवेंट लूप की तरह, ठीक है। इवेंट लूप की तरह ये काम करता है। इवेंट लूप का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इवेंट लूप का मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर आएगा, वो क्या करेगा, उसको स्टार्ट करेगा बनाना, बनाता रहेगा जब तक दूसरा पिज़्ज़ा आ गया, फिर दूसरे पिज़्ज़ा को भी बनाना स्टार्ट कर देगा साथ में। मान लो ये आधा बन चुका था, चीज़ वगैरह उस पर डाल दिया था, फिर उसको बेक करने के लिए रख दिया, इसको बनाना स्टार्ट किया, दूसरा पिज़्ज़ा तीसरा आ गया, तीसरे को भी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे सेफ वेट नहीं करता है किसी चीज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि सेफ यहाँ पे एक ही है, ठीक है, और उसको पूरा रेस्टोरेंट हैंडल करना है। तो ये जो सेफ है यही इवेंट लूप है जो आपका पिज़्ज़ा आपका एपीआई को सर्व करता है, ठीक है। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये आपका एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन के अंदर आपका ये जो है इवेंट लूप है, ठीक है, और ये आपका ऐप हो गया, और ये जो है ये आपको रिक्वेस्ट आ रही हैं और इनको रिक्वेस्ट को सर्व करना है सर्वर को, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल तभी हो पाता है जब इवेंट लूप इस तरीके से काम करता है कंकरेंसी में, ठीक है। उसके पास थ्रेड एक ही है लेकिन वो मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल कर लेता है, क्योंकि पहले थोड़ा देर इसको करेगा, फिर थोड़ा इसको करेगा, थोड़ी देर इसको करेगा, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये पैरेललिज्म हो रही है यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग टाइप से। तो आई होप कि आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि इवेंट लूप जो है नोड जेएस में एक्चुअली किस तरह से काम करता है, ठीक है। अभी आप तक आपको आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली होता क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखिए इवेंट लूप जो है एक तरीके से एक बहुत बड़ा लूप है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे फेजेस होते हैं, ठीक है, हर एक फेज अपने आप में एक लूप है, ठीक है। तो कौन कौन से फेज हैं इसमें, पहले ये देख लेते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये आपका पूरा एक इवेंट लूप का सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर देखिए यहाँ पे ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ये फेजेस हैं, ठीक है। ये देखो ये जो जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सारे एक तरीके के फेज़ हैं, ठीक है। फेज़ है मतलब कि इवेंट लूप क्या करता है, स्टार्ट करता है ऊपर से, फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री, फेज़ फोर, फेज़ फाइव, फिर फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री, मतलब टाइमर, पेंडिंग कॉल बैक, आइडल, पोल, चेक, क्लोज कॉल बैक, फिर टाइमर, ठीक है। तो ये जो सारे फेजेस हैं, ठीक है, ये जो फेज़ है इस फेज़ में अपने आप में ये एक तरीके का एक क्यू है, ठीक है, हर फेज़ एक क्यू है। तो जब भी एक फेज़ कंप्लीट होता है उसको एक टिक कहा जाता है। एक टिक मतलब कि नोड जेएस में एक टिक हो, ये वो आपने ज़रूर सुना होगा नेक्स्ट टिक, नेक्स्ट टिक एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो जब भी एक फेज़ कंप्लीट होता है नेक्स्ट टिक कॉल होता है, ठीक है। जैसे टाइमर फेज़ कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट टिक कॉल हो जाएगा पहले, उसके बाद वो नेक्स्ट टिक पे जाएगा, मतलब नेक्स्ट फेज़ पे जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं कि फेजेस में क्या क्या एग्जीक्यूशन होता है। तो यहाँ पे पहला फेज़ है टाइमर। टाइमर फेज़ में क्या एग्जीक्यूट होता है, टाइमर से आपको समझ में आ रहा होगा, टाइमर जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आपको लिंक ऊपर आ जाएगा, आप वो टाइमर वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो टाइमर में सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये दो तरीके के टाइमर्स हैं जो आपको पता होगा, वो एग्जीक्यूट होते हैं इस वाले फेज़ में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पेंडिंग कॉल बैक। जो भी कॉल बैक आप नोड जेएस में यूज़ करते हैं वो सारे कॉल बैक यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं। आइडल फेज जो होता है ये बेसिकली इंटरनल यूज़ के लिए होता है, इसका कोई यूज़ नहीं होता है हम लोग के एप्लीकेशन लेवल पे। पोलिंग, यहाँ पे सारे इनकमिंग कनेक्शंस, जो भी इनपुट आउटपुट रिलेटेड कॉल बैक होते हैं वो सब यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट फिर से मैं बता दूं कि जो नेटवर्क कॉल डिस्क रिलेटेड जो भी एक्शन आप करते हैं, फाइल रीड करते हैं, वो सब यहाँ पे होता है। चेक, चेक में एक और टाइमर था हमारे पास, अगर आपको याद होगा लास्ट वीडियो में, तो वो था सेट इमीडिएट, ठीक है। सेट इमीडिएट इस वाले फेज़ में एग्जीक्यूट होता है। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट फेज़ है क्लोज कॉल बैक। इसके अंदर जो हम लोग इवेंट होते हैं, जैसे सॉकेट में हम लोग क्लोज इवेंट्स होते हैं, उनके जो कॉल बैक्स होते हैं वो सब यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी थर्ड पार्टी आप कनेक्शन वाले जो जो भी आप वेब सॉकेट वगैरह यूज़ करते हैं, उनके जो कॉल बैक्स होते हैं वो लास्ट वाले फेज़ में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ क्या? अगर आपको इतना क्लियर हुआ तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है।
मैंने इसको जानबूझ के 2-3 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ मैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग देखते हैं कि थोड़ा-सा प्रैक्टिकल कोड में कि इवेंट लूप किस तरीके से बिहेव करता है। चलो पहला फ़ेज़ हम लोग देखते हैं, टाइमर वाला जो फ़ेज़ होता है, ठीक है? सेम हमारे पास वही प्रोजेक्ट है। बाद में मैं इसका गिटहब वगैरह का वो दे दूंगा या गिटलैब का लिंक दे दूंगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो जो भी हम लोग इसमें कोडिंग करते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही ये बनाया था प्रोजेक्ट। अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होंगे तो 100% आपके पास भी हो सकता है हो, ठीक है? तो देखो हमारे पास इवेंट लूप के लिए यहाँ पे एक कोड है, ठीक है? टाइमर फेज हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो कंसोल है, स्टार्ट और एंड। बीच में हमने सेट टाइम आउट दिया है और इसके अंदर हम लोग टाइम जीरो प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है? अब बहुत लोग सोचोगे यहाँ तो जीरो टाइम दिए हैं तो तुरंत प्रिंट हो जाना चाहिए। चलो करके देखते हैं, ठीक है? ये क्या हुआ? पहले स्टार्ट आया, फिर एंड एंड जीरो आया है। लग रहा है कुछ गड़बड़ है। चलो कोई नहीं, फिर से करते हैं। कब वाला भी टाइम वो कंसोल हटा देते हैं कि आपको फालतू के अलग कंसोल यहाँ ठीक है। अब इसको हम लोग वापस से रन करते हैं। हम्म पहले स्टार्ट आया, एंड आया, टाइम आउट जीरो पे आया, ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? चलिए समझते हैं। प्रोग्राम आपका स्टार्ट हुआ, इवेंट लूप भी स्टार्ट हुआ साथ में, ठीक है? आपका कोड स्टार्ट हुआ रन होना, स्टार्ट प्रिंट हुआ। फिर आपने यहाँ पे टाइमर दिया है। टाइमर क्या है? ये तो टाइमर है। तो टाइमर को क्या किया, इवेंट लूप में उठाया इस कॉल बैक को, टाइमर वाला जो फेज था उस फेज में पुश कर दिया, ठीक है? फिर आगे बढ़ गया वो। फिर यहाँ पे कंसोल एंड प्रिंट हुआ, ठीक है? फिर अब कोड ख़त्म, अब इसके अंदर आगे कुछ नहीं है। फिर जो है टाइमर फेज से वो आगे बढ़ेगा कि कहाँ पे और कुछ है एग्जीक्यूट करने के लिए, क्या बाकी फेजेस में सब में चेक करता गया, कुछ नहीं मिला। वापस वो टाइमर वाले फेज पे आया, ठीक है? टाइमर फेज पे आया। अब यहाँ पे टाइमर फेज पे आया, फिर देखा कि ओह यहाँ पे तो 0 सेकेंड था, तो टाइमर एग्जीक्यूट करना है, तो इसका कॉल बैक तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया और यहाँ पे आपको प्रिंट हो गया। समझ आया खेल अंदर से कैसे चलता है? यही है इसका असली खेल, ठीक है? तो सेट टाइम आउट जीरो का ये मतलब नहीं है कि वो 0 मिली सेकेंड पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये है कि मिनिमम 0 मिली सेकेंड पे ये सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है? तो अब देखो, ये था टाइम आउट टाइमर वाला फेज, ठीक है? तो जब आपका कोड रन होता है तो इवेंट लूप किस फेज में है उस पे डिपेंड करता है कि कोड कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है? तो चलो हम लोग दूसरा फेज देखते हैं, तब आपको इससे और बेटर समझ आएगा। दूसरा हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो चलो इस वाले को कमेंट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है? हम लोग ये वाले पे आ जाते हैं, दूसरे वाले पे, ठीक है? अब देखो, अब ये है पेंडिंग कॉलबैक, जो सेकंड वाला फेज था उस फेज को हम लोग समझ रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एफ एस मॉड्यूल यूज़ किया है, जिससे हमने एक फ़ाइल रीड कर रहे हैं, मतलब एक इनपुट आउटपुट कॉल बैक वाला कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिससे कि सेकंड वाला जो था टाइमर हमारा क्या था, सेकंड पेंडिंग कॉल बैक एग्जीक्यूशन वाला था ना। तो इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के कॉल बैक एग्जीक्यूशन वाला जो था, तो वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है? देखो इसमें क्या हुआ, ये गया यहाँ पे, ठीक है? सेम उसी तरीके से स्टार्ट हुआ, देखा कि ओह ये तो इनपुट आउटपुट कॉल बैक वाला है, तो इसको उठाया इवेंट लूप ने, पुश कर दिया पेंडिंग कॉल बैक्स वाले क्यू में। फिर वो बढ़ गया नेक्स्ट नेक्स्ट फेज़ की तरफ। फिर नेक्स्ट फेज़ पे बढ़ा तो फिर आगे रीडिंग फाइल का एक कंसोल लगा हुआ है, वो पहले प्रिंट हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद फाइल रीड जब कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे फाइल रीड का कंसोल आ गया, ठीक है?
तो ये था पेंडिंग कॉल बैक वाला किस तरीके से वर्क किया है। चलो अब हम लोग देखते हैं अगला वाला फेज़। ठीक है, तो अगला फेज़ हमारा क्या था, आइडल वाला था। तो आइडल हमारे यूज़ का नहीं है। और जो चेक होता है, जो हमारा चेक वाला जो फेज़ था, अब हम लोग उस वाले फेज़ को देखेंगे। बट चेक वाले फेज़ के पहले हमारा पूल वाला फेज़ था। ठीक है, तो पूल वाला फेज़ क्या था बेसिकली, पूल वाला फेज़ था जिसके अंदर इनपुट आउटपुट जो भी इवेंट्स होते हैं वो प्रोसेस होते हैं, वहाँ से स्टार्ट होते हैं। वो इवेंट लूप का हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट मतलब समझ रहे हो, जो हम लोग के पास होता है जहाँ से हम लोग स्टार्ट होते हैं, मतलब जिंदा जहाँ से हैं, जहाँ से सारा कुछ स्टार्ट होता है। ठीक है, उसी तरीके से लूप जो है वो पूल वाले फेज से स्टार्ट होता है, रन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पूल वाला फेज के बाद जाता है चेक पे जाता है जो क्लोज कॉल बैक वाला फेज था, फिर उसके बाद टाइमर। ठीक है, उस तरह से कीप घूमता रहता है। तो अब यहाँ पे चेक फेज के अंदर क्या था, सेट इमीडिएट था। ठीक है, सेट इमीडिएट वाला टाइमर था। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ सेट इमीडिएट कंसोल लगाया है, और फिर उसके बाद क्या किया है, सेट टाइमर वाला कंसोल लगाया है। ठीक है, कौन सा पहले रन होगा, इसी तरीके से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर कहीं पर ढंग से नोट जेएस का इंटरव्यू लेगा तो कौन सा आएगा पहले, बताइए। चलो रन करते हैं। हम्म, टाइम आउट और इमीडिएट। वाह, तो यहाँ पे चलो फिर। देखिए हमने क्या किया है कि सेट टाइम आउट को पहले दे दिया और इमीडिएट को बाद में दे दिया। ठीक है, अभी देखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका चेक वाला फेज है वो पोल फेज के बाद है। ठीक है, बट पोल फेज से पहले कौन सा फेज आता है, वो सबसे फर्स्ट में टाइमर वाला फेज आता है। ठीक है, तो पोल फेज से ये स्टार्ट होता है। अगर आप सिंपल से स्क्रिप्ट पे रन करेंगे तो मोस्टली केसेस में आपको इमीडिएट पहले ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्योंकि पहले पोल फेज स्टार्ट होगा, फिर इमीडिएट पे जाएगा, फिर उसके बाद टाइमर पे जाएगा। ठीक है, तो अगर सिस्टम बहुत काफ़ी फास्ट हो तो आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज़ कंसोल होने में हो सकता है टाइम लग रहा हो, जिसकी वजह से कई बार ये टाइमर यहाँ पे आ रहा है। बट ये मोस्टली जो केस होगा सर्वर पे, वो यही सेट इमीडिएट ही एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इवेंट लूप जो है वन बाय वन ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, हो सकता है मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, और या फिर स्लो है प्रिंट करने में, ये प्रॉब्लम हो सकता है। पर मुझे यहाँ पे इमीडिएट ही आएगा पहले। ठीक है, तो ये था आपका चेक वाला फेज़। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे फेजेस जो मैंने आपको एक एक डिटेल में बताया है। ठीक है, बिल्कुल ये एग्जैक्ट इसी तरह काम करते हैं। आपको ये चीज़ हमेशा दिमाग में डाल लेना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, मैंने एक स्पेशल केस आपको बताया था कि हर फेज़ कंप्लीट होने के बाद एक नेक्स्ट टिक कॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट टिक एक स्पेशल केस होता है जो कि प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक के अंदर एक फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम नेक्स्ट टिक को डाल रहे हैं यहाँ पे, और हमने एक सेट इमीडिएट भी साथ में डाला है, और मेन स्क्रिप्ट के जगह पे एक कंसोल दिया है। ठीक है, तो कौन सा रन होगा पहले, सेट इमीडिएट मतलब समझ रहे हैं, सेट इमीडिएट मतलब तुरंत सेट इमीडिएट, सबसे पहले सेट इमीडिएट चलता है, क्योंकि पोल फेज के बाद जस्ट सेट इमीडिएट होता है मेन स्क्रिप्ट, फिर नेक्स्ट टिक इमीडिएट। ये क्या हो गया, रुको फिर से देखते हैं, शायद कुछ गलती हो रही क्या। नहीं, मैंने बताया था आपको, जब भी एक फेज़ कंप्लीट होता है उसके बाद नेक्स्ट टिक कॉल होता है। जैसे ही आपका कोड ये स्टार्ट हुआ, इनिशियलाइज हुआ, ये सब ये पुश हो गया चेक फेज़ में, नेक्स्ट टिक पुश हो गया माइक्रो टास्क में, मतलब जो नेक्स्ट टिक वाला फेज़, नेक्स्ट टिक वाला जो फेज़ होता है उसमें, नेक्स्ट टिक वाला फेज़ नहीं, मतलब हर फेज़ कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट टिक वाला क्यू होता है, एक स्पेशल क्यू, उसके अंदर ये चला गया। फिर मेन स्क्रिप्ट आपका कंप्लीट हुआ पोल फेज के बाद, वो आप देन फिर सेट इमीडिएट की तरफ आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने से पहले जैसे ही पोल फेज कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट टिक का बारी आ गया ना तुरंत, तब इसकी वजह से नेक्स्ट टिक पहले प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद इमीडिएट फेज पे गया। समझ रहे हो, तो नेक्स्ट टिक और इमीडिएट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
इसका डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कहाँ पे यूज़ होता है, और ये आपको कोड में बहुत ज़्यादा पावर दे सकता है। बाकी सारे कोड आपके स्टॉप हो जाएंगे जब ये रन होगा। तो यहाँ इसके अंदर कोई ऐसा कोड कभी नहीं डालना जो कि भाई आपके पूरे प्रोसेस को ब्लॉक कर दे, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टिक बिल्कुल बीच में होता है बाकी फेजेस के, और ये अगर ये स्टॉप हुआ तो बाकी सब कुछ स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल यहाँ पे हम लोग अगर आप देखेंगे तो फाइनल में हमारे पास टाइमर है, देखो नेक्स्ट टिक है, टाइमर है, इंटरमीडिएट है, और आपका मेन स्क्रिप्ट है। जब इसको रन करेंगे तो मेन स्क्रिप्ट पहले रन होगा, फिर टाइमर फेज स्टार्ट होगा, ठीक है। पर टाइमर फेज स्टार्ट होने से पहले नेक्स्ट टिक कॉल होगा। पहले मैंने बताया था माइक्रो टास्क जो स्पेशल वाला केस होता है, वो नेक्स्ट टिक प्रिंट हुआ। सेट टाइम आउट और इमीडिएट में मैंने प्रॉब्लम बताया था, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सेट इमीडिएट को पहले आना चाहिए क्योंकि ये पहले फेज़ आता है इसके पोल फेज़ के बाद, और फिर टाइमर प्रिंट होना चाहिए। तो ये उसके इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ये था इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, और एक एक एग्जांपल मैंने आपको देख के बताया है। तो ये चीज़ आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो ये था भाई आपका इवेंट लूप, और मैंने आपको यहाँ पे पूरा एग्जांपल, पूरा कंप्लीट सब कुछ इसके अंदर मैंने आपको बता दिया, जिसमें हमने पूरा फेजेस कंप्लीट कवर किया, जिसमें हमने सारा जाना कि एक एक फेजेस का कैसे काम करता है। आई होप कि सब कुछ बता दिया मैंने। तो मुझे मुझे लगता है कि अगर आपने इसको समझा होगा तो आपको अभी तक पूरा ज्ञान आ गया होगा कि भाई इवेंट लूप किस तरीके से चलता है, ठीक है। अगर आपको सच में समझ में आया हो तो भाई कमेंट करिएगा। इससे रिलेटेड अभी 2 और वीडियो आएगा, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बट इवेंट लूप आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड 2 वीडियो जो और आएंगे वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसमें हम लोग और ज़्यादा डीप में सेट इमीडिएट, नेक्स्ट टिक और इन सब के बारे में बात करेंगे। तो बोनस मैं आपको यहाँ पे एक बताना चाहूँगा, एक चीज़ और, जो नेक्स्ट टिक होता है, जो माइक्रो टास्क होता है हर फेज़ के बाद, इसमें प्रॉमिस भी आपका आता है, ठीक है। प्रॉमिस भी एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आप प्रॉमिस यूज़ करते हैं तो आपका बहुत बेस्ट एग्जीक्यूशन होगा, जो सबसे पहले प्रोसेस किया जाएगा। कि जैसे कि आपको पता होगा नेक्स्ट टिक तुरंत इमीडिएट एग्जीक्यूट होता है किसी भी फेज़ कंप्लीट होने के बाद। तो ये चीज़ है, और की टेकअवे क्या है इसमें से आपको पता चल ही गया होगा कि इवेंट लूप कितना इम्पोर्टेंट है, क्या क्या हैंडलिंग होती है, कैसे कैसे फेजेस हैं, क्या हमको करना चाहिए, और हाँ क्या नहीं करना चाहिए। नहीं करने में वही है कि आपको ब्लॉकिंग कोड कभी नहीं लिखना चाहिए। बेटर आप यूज़ कर सकते हैं वर्कर थ्रेड, या फिर एसिंक्रोनस वाले जो लूप वगैरह होते हैं वो सब आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको भाई हमारा ये छोटा तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया होगा, बट कोई नहीं, आपके अगर ये काम आ जाता है तो मेरे लिए उससे बढ़ के और कुछ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर सकते हैं।